तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे छोटे प्यारे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम जो आपके हैं, आपका जो बैक सेमेस्टर उसका रिजल्ट जो आ चुका है हमारे राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, तो रिजल्ट भी उम्मीद करता हूँ जिन्होंने क्लासेस देखी होगी, रेगुलर पढ़ाई की होगी ईमानदारी से, तो अच्छा हुआ होगा। क्योंकि सबको पता है रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट वाले दिन नहीं आता है ना, वो पहले से आ जाता है और बच्चे को खुद को पता भी रहता है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। बस उस दिन तो क्या होता है, उसके जो पूरे कर्म कांड है ना 6 महीने के सेमेस्टर के, उसकी पूरी समरी सबके सामने पब्लिक हो जाती है। पहले 6 महीने तक तो अपने आप को पता रहता है कि हमने क्या किया है। बाकी उस दिन सबको पता चल जाता है, आपके बैचमेट्स को भी, कि कितनी बैक लगी है, क्या जीपीए रहा है, क्या सारी चीज़। तो हम जो थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर रखे थे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस जो आपका था हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपके टॉपिक्स थे, हमने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और टोटल जो आपके टॉपिक थे 13 थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में 16 टॉपिक दिखाए हुए हैं, वो उनके अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स जैसे उनको सूटेबल हुआ, उनको 13 को ही 16 में बांट दिए, कुछ क्रॉप्स को 2 में ऐड कर दिए, कुछ को 1 में कर दिए, उस हिसाब से। बाकी आज जो अपनी क्लास है, वो आपको 13वां लेक्चर दिख रहा होगा इसका, सबसे लास्ट वाला, सीड स्पाइसेस, मसाले वाली फसलों में क्यूमीन, कोरिएंडरम, फेनल, इनके बारे में। ठीक है, तो ये क्लास करने वाले हैं। इससे पहले ये 10 तक क्लासें हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी है, और 11वीं और 12वीं क्लास को अपन स्किप कर रहे हैं। इनको 13वीं क्लास के बाद में अपन लेंगे। बाकी उसके बाद आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं 13वां लेक्चर। अभी ये है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस थर्ड सेमेस्टर के लिए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उनके लेक्चर के अकॉर्डिंग सिलेबस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, टॉपिक्स वही है, थोड़ा सा उनको जो लेक्चर संख्या है ना वो बढ़ा दिया, सीरियल जो है उनके वो बढ़ा दिए। तो इसमें अगर बात करें तो ये देखो, 15वां और 14वां दोनों टॉपिक, और 13वां भी इसी में ऐड हो गया, दोनों टॉपिक यहाँ तक नाम किया हुआ है। तो फाइनली बात ये है कि अपने 2 टॉपिक बचते हैं इस क्लास के बाद में, अपने 2 बचते हैं, 11वां और 12वां, वो भी मैं बहुत जल्दी आपको करवा दूंगा। तो आज ही क्लास शुरू करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे सारे भाई बहनों से, अगर मेरे को भी कुछ मानते हो तो एक रिक्वेस्ट भी मान लेना मेरी, कि आपकी स्टैटिक्स की क्लासेस बहुत जल्द होने वाली है। प्लांट ब्रीडिंग की नवल सर ऑलरेडी ले चुके हैं, क्लासेस आपको मिल जाएगी बहुत अच्छे वे में। स्टैटिक्स की कर रहे हैं, ब्रीडिंग की चल रही है। इसके अलावा मैंने एग्रोनॉमी जो आपके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट, उसमें मैंने 70% सिलेबस पूरा करा दिया। तो जिन्होंने नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाओ, चैनल पर विजिट करो, रिसेंटली वीडियोज़ जो हैं वो विजिट करो, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, माँ शारदे को वंदन करके। और माँ शारदे से यही प्रार्थना है कि आप सभी को सद्बुद्धि दे और आपके जो कर्म हैं उनमें सुधार करें कुछ। तो स्पाइसेस में, मसाले वाली फसलों में, सबसे पहले बीजीय मसाले वाली फसलें, जिनका बीज के रूप में यूज़ होता है, जो बीज है ना उसका मसाले के रूप में यूज़ होता है, उनको बोलते हैं सीड स्पाइसेस मसाला। ठीक है, क्रॉप्स। तो बीजीय मसाले वाली कौन सी है, आपके जीरा हो गया, मेथी हो गई, धनिया हो गया, और सौंफ हो गया। 4 है, ठीक है, धनिया और सौंफ। और ये चारों क्लासें आज इस क्लास में अपन पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। आपका जो पार्ट है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, न्यू टाइप आते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान, एनआरसी फॉर सीड स्पाइसेस तबीजी अजमेर। और तबीजी अजमेर का नाम आते ही एक और चीज जो हमारे गुरुदेव, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस परोदा, तो वो भी अजमेर के ही हैं। और उन्होंने जब वो डीजी थे आईसीआर के, फिलहाल में वो जो टास हैं वहाँ के निदेशक हैं, तो वो थे तब उन्होंने 30 से 31 इंस्टीट्यूट खोले थे, सीआईएसएच हो गया। तो उनका भी एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। ठीक है। बात कर रहे थे हम एनआरसी और सीड स्पाइसेस तबीजी अजमेर के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय बीजे मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, निर्यातक वो उपभोक्ता देश है। जो अपना इंडिया है ना, वो सीड स्पाइसेस के लिए उत्पादन करने में भी, प्रोडक्शन में भी, और खरीदारी बेचने में भी, इनमें सबसे बड़ा देश है। ठीक है। मसाले यहीं पे ज़्यादा खाते हैं, और यहाँ के लोगों में करंट भी ज़्यादा है, क्योंकि मसाले ज़्यादा खाते हैं। जैसे आप में भी बहुत ज़्यादा करंट है, क्लासेस लेते हो पर शेयर नहीं करते हो, उस टाइम आपका करंट कम हो जाता है, पता नहीं क्यों। फिर शायद आप मीठी मिठाइयाँ खाने लग जाते हो मसाले छोड़ के। तो मिर्ची वगैरह मसाले जो भी है ना करंट वाले, वो चीज़ें लिया करो। अब बात करते हैं सबसे पहले जीरा, जो कि मोदी मसाला जो आपके आता है उसमें भी जीरा आता है। और जीरे की जो सुगंध है ना, वो छाछ हो चाहे दही हो, ठीक है, उसको क्या करती है, दुगना कर देती है। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो अगर आप छाछ दही रबड़ी में जीरा डाल के पीते हो तो आपको अलग ही स्वाद आता है, नशा भी होता है उसका, और नींद भी अच्छी आती है। तो वो चीज़ें लिया करो गर्मी में। ठीक है, ये फैंटा एंटा मत पिया करो तुम। तो बात करते हैं जीरा की। इसका नाम जो है इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमीन, क्या बोलते हैं, क्यूमीन, और अपनी देसी भाषा में बोलते हैं जीरा। वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम की अगर बात करें तो क्यूमिनम साइमिनम, क्या नाम है, क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम।
क्यूमीन इंग्लिश में होगा, वो याद रहेगा तो बोटनिकल नेम में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और यार ये मैं चीज़ किसको कह रहा हूँ, भूल जाता हूँ बार बार कि सेकंड ईयर को मैं पढ़ा रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर वालों को। थर्ड सेमेस्टर में और बोटनिकल नेम में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आप बीएससी छोड़ सकते हो, उसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि बोटनिकल नेम जो आपके हैं वो सब ऑल क्रॉप्स जो हैं आपकी टोटल, उनके वनस्पति के नाम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, स्पेस और उनका जो प्रोडक्शन है, एटलीस्ट ये 5-7 चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। अगर किसी भी आपको एग्जाम फाइट करना है तो ये चीज़ें आपको बहुत जरूरी है। बात करते हैं उसके पुष्पक्रम की, तो वो कौन सा है, अम्बेलिया छत्रक, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूमीन का जो पुष्पक्रम है, फ्लोरेसेंस है, वो कौन सा होता है, अम्बेलिया छत्रक। बात करें इसकी फैमिली की तो अम्बेलिफेरी, जीरा अम्बेलिफेरी। क्यूमीन, क्यूमिनम साइमिनम, अम्बेलिफेरी इसकी फैमिली है। क्या है, परिवार कौन सा है, इसका कुल कौन सा है, अम्बेलिफेरी या एपिएसी। बात करें इसके ओरिजिन स्पेस की तो भूमध्य सागर क्षेत्र या मिस्र देश, मिस्र देश भी अपन कह सकते हैं। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो जीरे का उत्पत्ति स्थल माना गया है। ये 4 गुणसूत्र संख्या की बात करें, क्रोमोसोम नंबर तो इसमें 2n बराबर 14 है। कितने हैं, 2n बराबर 14। अब ये नीचे की चीजें तो बाद में पढ़ेंगे, ये जो मैंने जनरल चीजें पढ़ाई है ना, वो आपको हर एक क्रॉप की याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट को। कोई राह चलते भी आपको पूछ सकता है कि जीरे की फैमिली बता दे, जीरे का पुष्पक्रम बता दे, क्रोमोसोम नंबर बता दे, ओरिजिन स्पेस बता दे। रिवाइज करा देता हूँ, क्या पढ़ा यहाँ तक हमने, जीरा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूमीन, क्यूमीन। और बोटनिकल नेम क्या हो गया, क्यूमिनम साइमिनम, फैमिली हो गई अम्बेलिफेरी, ओरिजिन स्पेस इसका हो गया भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मिस्र देश, और इसका जो पुष्पक्रम है वो हो गया अम्बेलिया छत्रक, क्रोमोसोम नंबर हो गया 2n बराबर 14। अब बात करते हैं आगे की। देश का 80% जीरा गुजरात और राजस्थान में उगाया जाता है। कहाँ पे उगाया जाता है, गुजरात और राजस्थान में। गुजरात में और क्या क्या चीजें थी, नमक, नमक, मूंगफली, ठीक है, और कपास, वो भी गुजरात में ही था। और जीरा भी गुजरात और राजस्थान में है। जीरा पर परागित फसल है। क्या है, जीरा पर परागित फसल है जिसमें परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। अब जिसमें मधुमक्खियों के द्वारा, कीटों के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा था वो एंटोमोफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिलस, ठीक है। और पर परागित फसल है। जीरे में 2.5 से 3.5, ठीक है, वाष्पशील तेल पाया जाता है। 2.5 से 3.5% तक क्या पाया जाता है, इसमें वाष्पशील तेल पाया जाता है। तेल का मुख्य अवयव क्यूमिनोल है, क्यूमिनोल या क्यूमिन एल्डिहाइड है, जिसके कारण जीरे में विशेष सुगंध आती है। और उसी सुगंध के क्या है, हम दीवाने होते हैं, ठीक है। किसकी, वो जो जीरे में सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, क्यूमिनोल या क्यूमिन एल्डिहाइड के कारण आती है। बात करें इसकी क्लाइमेट के लिए कि जो क्यूमिनम साइमिनम आपका है, अम्बेलिफेरी फैमिली सदस्य है, उसके लिए अपने को सूटेबल क्लाइमेट कौन सी चाहिए, तो जलवायु की बात कर लेते हैं एक बार अपन। उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। बुआई के समय जो है 24 से 28 डिग्री सेल्सियस, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस बुआई के समय आपको मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। वह वृद्धि के समय 20 से 25 तापमान उपयुक्त है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। इससे पहले जो हमने फसलें पढ़ी है उनमें भी लगभग टेम्परेचर का जो अपना अपन कह सकते हैं सारणी है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 1-2 डिग्री उसमें कम ज़्यादा हो रहा है, बाकी अराउंड इसी टेम्परेचर में घूम रहा है, क्योंकि यही टेम्परेचर लगभग जो फसल है ना उनके लिए सूटेबल रहता है। ना ज़्यादा ना कम, मिक्स का ये टेम्परेचर रहता है। जीरे के लिए साधारण ठंड वाला शुष्क मौसम श्रेष्ठ रहता है। साधारण ठंड होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि ठोक के ठंड पड़ रही है, रजाई में भी नहीं रुक रही है। साधारण ठंड होना चाहिए और शुष्क। अगर इसमें ह्यूमिडिटी रहती है तो जीरे में जो रोग है, फंगल डिजीज वगैरह जो भी है, उसकी क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है, उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है। इसलिए शुष्क मौसम चाहिए होता है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी अगर हवा में रहती है तो उससे जो फंगल डिजीज़ हैं और भी जो हैं जीवाणु बीजाणु जो हैं उनकी वृद्धि के लिए उनको क्या है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो वो ग्रोथ करते हैं और अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि कुछ फसलों के लिए ह्यूमिडिटी भी जरूरी है, पर कुछ फसलें हैं जिनको ज़्यादा ह्यूमिडिटी में जो डिजीज एंड पेस्ट है ना उनका ज़्यादा अटैक हो जाता है। तो जीरे की बात करें तो जीरे के लिए साधारण ठंड वाला शुष्क ड्राई मौसम जो है वो सही रहता है। जीरा पाला सहन करने में असमर्थ है। जीरा बिल्कुल आपकी तरह, थोड़ी सी सर्दी पड़ी और जुकाम लग जाती है, जीरे के असमर्थ है बिल्कुल। किसी भी हालत में जीरा पाला जो है आपका, ठंड जो है, फोर्स जो है उसको सहन नहीं कर सकता, खड़े हाथ कर देता है वो, ठीक है। अधिक वायुमंडलीय नमी रोग व कीटों को पनपने में सहायक। अभी मैंने कहा कि अधिक अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी उसमें हो जाती है जो आपके पेस्ट एंड डिजीज है उसके लिए वो क्या होता है, सूटेबल होता है। और वो क्या करते हैं बेटा, दबा के ग्रोथ कर देते हैं उस एनवायरमेंट में। और जब उनकी दबा के ग्रोथ हो जाएगी तो अपन क्या होंगे, दबा के मर जाएंगे। किसान की यही हालत होती है कि अगर एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है वो अभी भी किसान के साथ नहीं है, उसके सरकारें तो पहले भी साथ नहीं थी, अभी भी साथ नहीं है। तो यार आप सब किसान फैमिली से हो, थोड़ा सा सोचा करो कि आपके
क्या हालत चल रही है अभी, बेमौसम बरसात हो रही है, बेमौसम गर्मी पड़ रही है, जो चीज़ें हो रही है ना एनवायरमेंटल में, तो वो किसी भी प्रकार से किसान के हित में नहीं है, और हर एक प्रकार से वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसान को नुकसान पहुंचा रही है। तो खेती वगैरह में इतनी बचत रही नहीं है, तो पढ़ो लिखो, थोड़ा सक्षम बनो, और अपने परिवार की जो मजबूत रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करो, फाइनेंशियली करो, चाहे किसी भी प्रकार से करो, उनके साथ आप खड़े रहो, सपोर्ट आप दे सको। तो उसके लिए एक ही रास्ता बचा है, ओनली ऑन पढ़ाई। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप लेट के करो, चाहे बैठ के करो, चाहे सो के करो, ठीक है। तो अपना मोटिव भी यही है कि आपको पढ़ाई अच्छे से अच्छे करनी है, ठीक है। जीरे की फसल में बादल होने से झुलसा रोग हो जाता है भाई, बादल होंगे ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, अच्छे से खुल के मौसम नहीं रह पाएगा, ठीक है। जीरे का उपयोगी भाग कौन सा है, फल, और फल प्रकार कौन सा है, सीजोकार्प, और यही किसमें था भाई, गाजर में, ठीक है। गाजर में क्या था, सीजोकार्प, याद रहेगा, गाजर और जीरा सीजोकार्प, गाजर और जीरा सीजोकार्प। जीरे के दानों में थाइमोल की अधिकता होती है, जीरे के दानों में थाइमोल की अधिकता होती है। अब ये थाइमोल और क्यूमिनोल में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यूमिनोल किसके लिए था, क्यूमिन एल्डिहाइड, क्यूमिनोल था अपना जो जीरे में बहुत तगड़ी सुगंध जो आती है ना उसके लिए था, ठीक है। ईरान मुख्य जीरा निर्यातक देश है, अपना भारत भी है, और जो ईरान है वो भी जीरा निर्यातक देश है। नेक्स्ट देखते हैं जीरे के लिए सुटेबल सोइल, जीरे के लिए सुटेबल सोइल अपन देख लेते हैं एक बार। दोमट या बलुई दोमट जिसमें उचित जल निकास, अच्छा उसमें वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी आनी नहीं भरना चाहिए, अच्छी जल निकास वाली मृदाएं उपयुक्त रहती है। बात कर रहे हैं इसकी बीज दर व बुआई की, तो इसकी सीड रेट जो होती है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर रहती है। जीरे की बीज दर बहुत महत्वपूर्ण है, जीरे की बीज दर आपको याद होनी चाहिए। आपके जो ये जो 13वां टॉपिक है ना उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, बड़े क्वेश्चन में आएगा कि जो बीज या मसाले वाली फसलें उनमें से किन्हीं 3 फसलों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 16 नंबर का या 20 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल सकता है, उसमें आपको यही चीजें लिख के आनी है, जिसमें मेनली चीजें जो रहती है मैंने शुरू में बताया ना, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन जो है इनका, जिसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी थी, बोटेनिकल नेम, जनरल नेम इसका, इसमें ओरिजिन स्पेस, इसकी फैमिली, और क्या चीज़ थी इसके अलावा, ओरिजिन नंबर। ये 5-6 चीज़ों के बाद में अगर आप सीड रेट और ये इसकी जो सूटेबल क्लाइमेट और सोइल जो है वो अच्छे से लिख देते हो, तो मेरे को नहीं लगता कि एग्जामिनर कहीं पे भी आपके नंबर काटेगा। थ्योरी पेपर इतना सा थोड़ा बहुत चलता है, तो ये चीज़ें आपको हर एक फसल की क्लियर होनी चाहिए। बाजरे सॉरी बीज दर कितनी रखनी है, 12 से 15 केजी, जीरे की बीज दर 12 से 15 केजी। बात करते हैं बुआई का श्रेष्ठ समय 15 नवंबर से अंत नवंबर तक, मिड नवंबर से अपन कह सकते हैं एंड नवंबर तक इसका बुआई का समय बेस्ट रहता है। बात करते हैं इसकी R/P दूरी की, बात करते हैं रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट, 25 से 30 इंटू 5 से 10 कितनी रखते हैं, 25 मल्टीप्लाई 5 से 10 के बीच में अपन अपनी आवश्यकता अनुसार इसको रख सकते हैं। बीज की जो गहराई है वो कितनी रखेंगे, 1 सेंटीमीटर, कितनी रखेंगे बीज की गहराई, 1 सेंटीमीटर बीज की। बात करें इसके फर्टिलाइजर्स की, तो जो नाइट्रोजन NPK ही तो है मुख्य, NPK। बात करें इसकी N और P की, तो 30 kg जीरे के लिए नाइट्रोजन कितनी चाहिए अपने को, 30 kg, और फोस्फोरस जो चाहिए अपने को वो चाहिए 20 kg पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर में दिया हुआ जो डेटा आपको दिया हुआ वो। जीरे की अच्छी फसल के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA 50 ppm का घोल बुआई के 50 से 60 दिन पश्चात छिड़कना चाहिए, NAA का। इसके लिए जीरे की अच्छी फसल की वृद्धि के लिए होगा। जीरे का जो प्रमुख खरपतवार है वो जीरी, जैसे गेहूं का है ना अपने गेहूं सा नकलची खरपतवार, वैसे जीरे में कौन सा है, जीरी है, प्लांटेगो प्यूमिला इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लांटेगो प्यूमिला। कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कल को अगर आप प्री PG JRF वगैरह कुछ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं CUT, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीरी का नाम, जीरे का मुख्य खरपतवार है प्लांटेगो प्यूमिला। और इसका जो कंट्रोल जो होता है वो होता है फ्लूक्लोरीन से 1 kg पर हेक्टेयर, फ्लूक्लोरीन 1 kg पर हेक्टेयर। ये हो गया जीरे का वीड मैनेजमेंट और उर्वरक का। अब बात करते हैं जीरे की जो वेराइटीज है, इंप्रूव वेराइटीज उनके बारे में। RS फर्स्ट, RZ19 राजस्थान जीरा, जेड का मतलब होगा जीरा, राजस्थान जीरा 19, RZ209, RZ233, GC2, MC43। जीरे में कुल 5 सिंचाई की जाती है, और 6 सिंचाई वाला कौन सा था अपना, पढ़ा है ना मैंने, ठीक है। जीरे में 90 से 135 दिन पककर तैयार हो जाता है। जीरे की जो फसल है वो 90 से 135 दिन लेती है रेडी होने के अंदर अपने को प्रोडक्शन लेने के लिए। 50% दाने भरने के बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए, 50% जब दाने भर जाते हैं उसके बाद में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ हमने उसमें भी पढ़ी थी कि अगर अधिक ह्यूमिडिटी या ऐसी चीज़ मिलेगी उसको पकते टाइम, तो इसमें क्या है, डिजीज़ वगैरह जो है, पेस्ट, उनका अधिक अटैक रहता है। तो ये आपका जीरा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट अपना आ गया इसमें धनिया, कोरिएंड्रम या धनिया। वानस्पतिक नाम हो गया कोरिएंड्रम सैटाइवम, क्या नाम हो गया, कोरिएंड्रम सैटाइवम। फैमिली इसकी हो गई अम्बेलिफेरी, यही जीरे की थी, ठीक है। धनिया कोरिएंड्रम सैटाइवम अम्बेलिफेरी। पुष्पक्रम भी सेम आ गया, अम्बेलिया शक्त्रक।
उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्या हो गया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बात करते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर की, तो 2n बराबर 22, 2n बराबर 22, क्रोमोसोम नंबर कितने, 2n बराबर 22 है। राजस्थान का धनिया उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, ये लिखो। अपना जो राजस्थान है वो पूरे ऑल इंडिया के अंदर धनिया में क्या है, पहले नंबर पे। उपयोगी भाग क्या है, बीज व पत्तियां, सबको पता है धनिया के क्या यूज करते हैं, बीज भी यूज करते हैं और हरे रूप में अपन पत्तियां भी इसकी यूज करते हैं। धनिया के दानों में लिनोलीन व कॉन्ड्रियोल नामक वाष्पशील तेल पाया जाता है, जिसके कारण धनिया में सुगंध आती है। धनिया में जो सुगंध है, कोरिएंडरम सैटिवम अम्बेलिफेरी, उसमें सुगंध का क्या कारण है, लेनोलिन व कॉन्ड्रियोल नामक वाष्पशील तेल पाया जाता है। धनिया की हरी पत्तियों में प्रोटीन व विटामिन ए क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। प्रोटीन और विटामिन ए जो है धनिया के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। धनिया के दानों में तेल की मात्रा कितनी होती है, 0.1 से 1% तक, 0.1 से 1% तक इसके धनिया जो है इसमें वाष्पशील तेल पाया जाता है। बीजीय मसालों में धनिया का प्रथम स्थान है। जो आपके सीड स्पाइसेस हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे आपके जो कोरिएंडरम सैटिवम धनिया जो है वो आता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए जलवायु। धनिया क्या है, पर परागण पाया जाता है। जीरे में भी पर परागण था, धनिया में भी पर परागण है। जलवायु देखते हैं इसकी, सुटेबल क्लाइमेट, शुष्क व ठंडा मौसम अनुकूल रहता है। अंकुरण व वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। शुष्क और ठंडा मौसम सेम वही चीज है, शुष्क व ठंडा मौसम अनुकूल रहता है। अंकुरण वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। बात करें इसकी सुटेबल सोइल की, तो दोमट मृदाएं जिसका पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए, 6.5 से 7.5 मतलब मिड रेंज का जो पीएच है वो इसके लिए। लवणीय मृदा जो है वो अनुपयुक्त रहेगी। लवण वाली मृदा को धनिया सहन नहीं करेगा। जिस प्रकार से अपना जीरा है ना पाले को सहन नहीं कर पा रहा था, उस प्रकार ये भी उस चीज को सहन नहीं करेगा। लवणीय मृदा बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो पीएच कितना रखना अपने को, 6.5 से 7.5 पीएच वाली दोमट मृदाएं उपयुक्त रहती है, जिनमें अच्छी जल निकास वाली क्षमता होनी चाहिए। बात करें इसकी सीड रेट की, बीज दर, तो सिंचित क्षेत्रों में तो बीज दर रहेगी अपनी 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। धनिया की बीज दर सिंचित क्षेत्रों में कितनी रहेगी, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर रहेगी। और असिंचित क्षेत्रों में बात करें तो उनमें थोड़ा ज़्यादा अपन बीज काम में लेंगे, क्योंकि जितना बीज अपन डाल रहे हैं सारा का सारा जर्मिनेट नहीं होएगा, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई जल की कमी होगी। उसको जो चीज़ें चाहिए, उनकी कुछ फेवरेबल जो चीज़ें हैं उसकी, भाई ये चीज़ें उसकी डिमांड है, तो वो उसको पूरी नहीं मिल रही, तो हो पूरे बीज जो 100% जर्मिनेशन है वो नहीं रहेगा। इसलिए अपने को क्या करेंगे कि पौधों की संख्या भी अपनी मेंटेन रहे, प्रोडक्शन भी अपन ठीक ठाक ले सके। सिंचित क्षेत्र है तो उसमें क्या करेंगे अपन, बीज दर बढ़ा देंगे। तो सिंचित क्षेत्रों के मुकाबले बीज दर इसमें 10 किलो ज़्यादा ले रहे हैं, 25 से 30 केजी बीज दर रखेंगे पर हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में धनिया के लिए। यहाँ तक डन है। आगे बात करते हैं इसके बुआई का समय, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। कब रहता है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। और बीज की जो गहराई है 3 से 4 सेमी गहरा बीज को अपन लगाते हैं। R/P जो इसकी है 30x10। अब ये जो छोटी फसलें हैं इनमें R/P आप नहीं भी लिख के आओगे तो भी आपका काम चलेगा, पर जो मेजर चीज़ें मैंने बताई है वो आपको याद होनी चाहिए। बोटेनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, स्पेस। उसके बाद में आता है आपका क्लाइमेट, सोइल और कुछ इंप्रूव वेराइटीज़ और प्रोडक्शन। ये 7 चीज़ अगर आपको याद है तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो इसमें NPK है 60, 30 और 20। 60 30 और 20 N, P और K। ठीक है। धनिया की फसल जो है 90 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। धनिया की जो फसल है अपनी 90 से 140 दिन का टाइम लेती है पूरी पक के तैयार होने में। बात करें इसकी इंप्रूव वेराइटीज़ की, तो हिसार सुगंध, RCR 41, RCR 435, RCR 436। कुंभराज महत्वपूर्ण वेराइटी है। पंत हरितिमा ये भी महत्वपूर्ण वेराइटी है। सिंपो S33, ZD फर्स्ट, ACR फर्स्ट, CS6, RCR 20। साधना और राजेंद्र स्वाति, साधना और राजेंद्र स्वाति महत्वपूर्ण वेराइटी है धनिया की। ठीक है, स्टार लगा लेना और जो नोटबुक ले रखे हो लिख लेना। साधना धनिया की महत्वपूर्ण वेराइटी है और राजेंद्र स्वाति, ये दोनों महत्वपूर्ण वेराइटीज है। UD20 पूसा सिलेक्शन 360, ये हो गई धनिया की इंप्रूव वेराइटीज। बात करते हैं अब मेथी की। मसाले वाली फसलें पढ़ रहे हैं, बीजे मसाले वाली, तो बात कर लेते हैं मेथी की। तो वानस्पतिक नाम जो है मेथी का ट्राइगोनेला फोइकम, ग्रेइकम। ठीक है, ट्राइगोनेला फोइकम ग्रेइकम है। कस्तूरी मेथी जो है उसका है ट्राइगोनेला कॉर्निकुलाटा। ये कस्तूरी मेथी अलग चीज है। ठीक है, खुशबू वाली जो आती है ना, उच्च गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी जिसको अपन कह सकते हैं। अपन नॉर्मल मेथी की बात करें तो उसका नाम क्या रहेगा, ट्राइगोनेला फोइकम ग्रेइकम। ठीक है, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। और कस्तूरी मेथी ट्राइगोनेला कॉर्निकुलाटा। बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो क्या है, फैबेसी।
लेग्यूमिनेशी या फेबेसी एक ही चीज है, लेग्यूमिनेशी या फेबेसी किसकी फैमिली है, अपने मेथी की फैमिली है। उपकुल की बात करें तो उपकुल लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा आपका, कौन सा है, पपीलियोनेसी, कौन सा है, पपीलियोनेसी। ओरिजिन स्पेस दक्षिण पश्चिम एशिया यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया या यूरोप, इन दोनों में से एक आपको ऑप्शन में मिल सकता है, या आप लिख के आ सकते हो यूरोप भी दक्षिण पश्चिम एशिया भी। बात करें क्रोमोसोम नंबर तो 2n बराबर कितना रहेगा भाई, 16 रहेगा, कितना रहेगा 16, 2n बराबर 16। राज्य में मेथी का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्र वाला जिला बीकानेर है, राज्य के अंदर सर्वाधिक मेथी का उत्पादन व क्षेत्रफल वाला जिला बीकानेर है। मेथी क्या है, स्वपरागित है, मेथी सेल्फ पोलिनेटेड है, जिसका फल प्रकार पोड़ या फली होता है। महत्वपूर्ण लाइन है ये, मेथी है सेल्फ पोलिनेटेड है, और जो उसका फल प्रकार जो है फ्रूट टाइप है वो कौन सा है, पोड़ या फली। मेथी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, लगभग 80% तक अपना राजस्थान मेथी का प्रोडक्शन देता है। नागौर में कस्तूरी मेथी सर्वाधिक होती है, जिसकी पत्तियों में सुगंधित मसाले के रूप में यूज होती है। जो कस्तूरी मेथी है वो नागौर में उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, और उसका यूज किसमें होता है, जो पत्तियां होती है हरी वो जो सुगंधित जो है उसके रूप में, सुगंधित मसाले के रूप में यूज की जाती है। मेथी बहुउद्देश्य फसल है, मेथी जो आपकी है मल्टीपर्पज क्रॉप है आपकी, मल्टीपर्पज अपन कह सकते हैं, सीड स्पाइसीज है, पत्ती सब्जी व दानों का उपयोग मसाले व औषधि के रूप में भी किया जाता है। मेथी को पेट संबंधी रोगों में भी यूज लिया जाता है, हरी सब्जी के अंदर भी यूज लिया जाता है, ठीक है, और दानों का, पत्ती और औषधियों के रूप में और मसालों के रूप में भी मेथी का यूज किया जाता है। बात करें नेक्स्ट, राजस्थान में इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है, सर्दियों में। देखा होगा सर्दियों में मेथी की पत्तियों का आमड़े हरी सब्जी बनाते हैं मटकी में डाल के, ठीक है। प्रोटीन जो होता है मेथी के अंदर 10 से 14% होता है, और विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं, विटामिन ए और सी पाया जाता है, और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, 10 से 14% तक मेथी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। मेथी के दानों में कड़वापन जो है ओलियोरेजिन के कारण पाया जाता है, महत्वपूर्ण है। मेथी के दानों में जो कड़वापन पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, ओलियोरेजिन के कारण। मेथी के दानों में कड़वापन ओलियोरेजिन के कारण पाया जाता है। मेथी में डायोसेजिनिन रासायनिक तत्व पाया जाता है, मेथी में पाला सहन करने की क्षमता पाई जाती है। अब भाई रबी की क्रॉप से तो नॉर्मली बात है कि रबी की क्रॉप से तो पाला भी सहन करने की इसमें क्षमता पाई जाएगी नॉर्मली। बात करते हैं इसकी सूटेबल क्लाइमेट की, तो मेथी के लिए शीत जलवायु मतलब ठंडी, भाई रबी की है तो ठंडी चाहिए, शुष्क व ठंडा मौसम उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं मेथी के लिए सोइल की। दोमट, दोमट मृदा चाहिए, पीएच 6 से 7, मतलब जनरली नॉर्मल पीएच वाली, मिक्स पीएच वाली मृदा अपने को चाहिए। बीज दर बात करें तो सामान्य मेथी की बीज दर होती है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। बेटा कितनी होती है मेथी की, सामान्य मेथी की बीज दर होती है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। जबकि जो अपनी कस्तूरी मेथी है नागौर में उत्पादन देती है, सुगंधित मसाले जो हैं पत्तियां उसमें यूज की जाती है, उसकी कितनी है 10 केजी पर हेक्टेयर, 10 केजी पर हेक्टेयर। दोनों बीज दर आपको याद रहनी चाहिए, वहां पे स्टार लगा के बढ़िया अलग अलग दोनों को लिख के आओगे तो चांस बनते हैं आपके और भी ज़्यादा अच्छा स्कोर आप करोगे। बुआई का जो समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहता है। जो मेथी का जो बुआई का समय है सोविंग ऑफ जो कितना रहता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। बीज की गहराई रहता है 4 से 5 सेमी, 30 इंटू 10 आर इंटू पी रखा जाता है। बात करें एनपीके की तो 20 40 और 20 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 40 केजी, पोटास 20 केजी पर हेक्टेयर इसमें अपन रखते हैं। ये लो बीजोपचार की बात कर लेते हैं, सीड ट्रीटमेंट जो करते हैं मेथी में वो किससे करते हैं। बीजोपचार में राइजोबियम मेलिलोटाई, महत्वपूर्ण राइजोबियम मेलिलोटाई मेथी, राइजोबियम मेलिलोटाई मेथी, राइजोबियम ट्राइफोलाई बर्शिम, ठीक है। जो आपके राइजोबियम की 4 से 5 वेराइटीज है बीजोपचार करने के लिए, ठीक है, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। रिंजगे में कौन सी ले रहे हैं, मेथी में कौन सी ले रहे हैं, मूंगफली में कौन सी ले रहे हैं, और आपके बर्शिम में कौन सी लेते हैं। तो मेलिलोटाई जो है अपन स्पेशली किस में यूज करते हैं, अपने मेथी के अंदर यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं बेटा, मेथी के अंदर मेलिलोटाई यूज करते हैं। बात करें इसकी क्रिटिकल कांतिक अवस्थाओं की तो ब्रांचिंग, शाखा निकलते समय देना चाहिए। सेकंड नंबर पे फूल आते समय, फ्लावरिंग के टाइम, और थर्ड जो है सीड फॉर्मेशन, बीज निर्माण के टाइम अपने को इसमें महत्वपूर्ण 3 सिंचाई तो करनी ही करनी पड़ेगी अगर आप असिंचित क्षेत्रों में भी अगर मेथी की फसल से प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो। बात करें इसकी किस्में, कस्तूरी मेथी की देखो पूसा अर्ली बंथिंग, परमा, पंत रागिनी, महत्वपूर्ण किस्म है। सामान्य मेथी की आरएमटी फर्स्ट, राजस्थान मेथी फर्स्ट, बीकानेर से विकसित है। सीओ फर्स्ट, हिसार सोनाली, आरएमटी 143, छाछा रोग प्रतिरोधी ये। राजेंद्र क्रांति महत्वपूर्ण है, राजेंद्र क्रांति किसकी है, मेथी की। और राजेंद्र स्वाति अभी बैक क्लास में अभी जस्ट हमने पढ़ा था, राजेंद्र स्वाति और राजेंद्र क्रांति। कमेंट करके बता देना मेरे को कि राजेंद्र क्रांति किसकी और राजेंद्र स्वाति किसकी है, तो आपका एक कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। राजेंद्र क्रांति अपने मेथी की है, ठीक है। लाम सिलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कीट, देखते हैं मेथी के।
केपा लगता है इसमें मोइला या माहू के नाम से जाना जाता है, जिसका जो कंट्रोल होता है 0.2% डाइमिथाइलरोगैर या फिर 0.1% इमिडाक्लोप्रिड जो आपका है, 0.1% इमिडाक्लोप्रिड या फिर डाइमिथाइड 0.2% का अपन स्प्रे करके इसका कर सकते हैं। बात करें इल्ड की तो मेथी की सामान्य उप जो है 4 से 5 कटाई की जाती है। हरी पत्तियों की सब्जी के लिए 50 से 70 क्विंटल 50 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर 4 से 5 कटाई करते हैं। और दाने की अगर बात करें तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को मेथी से क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है, उपज अपने को मिलती है। लास्ट अपना जो मेथी मसाले वाली फसलें हैं उनमें आता है फेनल, सौंफ। क्या आता है भाई, सौंफ। सौंफ का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, फेनिकुलम वल्गेर, फेनिकुलम वल्गेर, फेनिकुलम वल्गेर, सौंफ, फेनिकुलम वल्गेर। याद रहे ना। इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी, फैमिली क्या है, अम्बेलिफेरी। पुष्पक्रम इसका है अम्बेल, क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 22 और उत्पत्ति जो है इसकी ओरिजिन वो है दक्षिणी यूरोप या भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिणी यूरोप या भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका रहने वाला है। सौंफ का उपयोग मसाले व औषधि दोनों में किया जाता है, सौंफ का उपयोग मसाले व औषधि दोनों में किया जाता है। सौंफ में जो मधुर सुगंध आती है, मनमोहक जो सुगंध आती है अपनी, वो किसके कारण आती है, एथिनॉल व फ्रैंकोन के कारण आती है, एथिनॉल व फ्रैंकोन के कारण सुगंध आती है। सौंफ का उपयोगी भाग जो है वो कौन सा, फल है। देसी किस्मों में वाष्पशील तेल की मात्रा 0.8 से 1.2% तक इसमें वाष्पशील तेल पाया जाता है। विदेशी किस्मों में वाष्पशील तेल उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है भाई, 4 से 5% तक वाष्पशील तेल पाया जाता है विदेशी किस्मों की जो सौंफ है उसमें। सौंफ के तने व पत्तियों से प्राप्त तेल में डी अल्फा फेलोमेंड्रिन अवयव पाया जाता है। जो आपकी सौंफ है ना, उसके तने व पत्तियों से जो प्राप्त तेल है उसमें एक अवयव पाया जाता है जो औषधीय रूप में यूज करते हैं, डी अल्फा फेलामेंड्रिन। सौंफ पर परागित फसल है, परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है, वही एंटोमोफिलस हो गया। ठीक है। भारतीय किस्मों में निष्कासित तेल में 70% एथिनॉल व 5% फैंक्रोन होता है। 70% क्या होता है इसमें, एथिनॉल। और जो सुगंध आ रही थी वो किसके कारण आ रही थी, एथिनॉल के कारण। तो अपन कह सकते हैं जो भारतीय किस्में इंडियन अपनी इम्प्रूव वेराइटीज हैं उनमें जो सुगंध का कारण है एथिनॉल, वो सर्वाधिक 70% तक उन वेराइटीज में एथिनॉल उपस्थित रहता है। सौंफ का जो बीज है अंकुरण के लिए 8 से 10 दिन में होता है। बीज का अंकुरण 8 से 10 दिन में होता है। ऐसे आप लगाए और 5 दिन तक इंतजार करो, आप देखो सौंफ उगी नहीं रहे मेरी और दोबारा से उस खेत में ट्रैक्टर चला दो, ऐसा मत कर देना। थोड़ा टाइम देना सौंफ को अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। चबाने वाली सौंफ कटाई चबाने चबाने वाली सौंफ की कटाई परागण के 30 से 40 दिन बाद करते हैं। चबाने वाली सौंफ आपने देखा होटल्स वगैरह में या अपने माउथ फ्रेशनर के रूप में जो यूज़ की जाती है मीठी सौंफ चबाने के लिए, चीनी या आपके मिश्री के साथ, उसको कहते हैं। बात करते हैं क्लाइमेट की। तो सौंफ के लिए क्लाइमेट है शुष्क व ठंडा मौसम चाहिए, तापमान 15 से 25 डिग्री और पाला हानिकारक है इसके लिए। बात करें इसकी सोइल के लिए तो बलुई दोमट काली मृदाएं जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। सौंफ में लिमोन नामक रासायनिक अवयव पाया जाता है। बात करें बीज दर की इसकी तो 3 से 4 kg बीज दर रखते हैं इसकी सौंफ की, और सीधी खेत में के लिए 8 से 10 kg पर हेक्टेयर इसमें बीज दर रखी जाती है। तो ये जो अपनी 4 फसलें थी, सौंफ हो गई, इसके बाद में आपके मेथी हो गई, जीरा हो गया और धनिया हो गया। तो मसाले वाली फसलों में 4, ये उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, थोड़ा जल्दी में हमने करवाया है। ठीक है, आगे भी स्टाफ की क्लासेस होनी है तो उम्मीद करता हूँ सबकी ये चीज़ें समझ में आई होगी। और बात करें अगर थोड़ी सी मैं बता दूँ, 13 टॉपिक थे, 10 पहले कर लिए थे, 13वां आज कर लिया, 11 और 12 2 लेक्चर आपके बच्चे हैं, बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है मेरी रिक्वेस्ट है जाके वो पुरानी क्लासेस देखो, ये क्लासेस लो, प्लस जो आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स की कंटिन्यू मैंने 70% करवा दी है, 21-22 लेक्चर वो भी देखें आप। प्लांट ब्रीडिंग की क्लासेस देखें, स्टेटिक्स की आपको मिलती रहेगी। और जैसे ही जिन कॉलेज में उनके जूनियर्स जो आ गए हैं तो उन जूनियर्स को भी बिठाएं, समझाएं। हम निःशुल्क हम फर्स्ट ईयर की दोबारा से क्लासेस ला रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश की कंटिन्यू क्लासेस हो रही है बहुत अच्छे स्टाफ से, मैथ की क्लासेस हो रही है, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर में पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी क्लासेस हो रही है। तो वो उनको देखें, उनको लाभ ले सके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है और सबका फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ सब संतुष्ट हुए होंगे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। यस।